हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीपी स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एससी वर्मा का सेकंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का लेक्चर बना दिया है, उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यू चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड, जैसे कि हम जानते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक बहुत ही यूनिक रिलेशन है। मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स की लैंग्वेज है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसके साथ साथ एरर इन मेजरमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट को भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे, समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहला टॉपिक है वेक्टर्स एंड स्केलर। मतलब वेक्टर और स्केलर होता क्या है। ठीक, हर कोई फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम न्यूमेरिकली ऐड कर सकें, किसी फिजिकल क्वांटिटी अगर न्यूमेरिकल सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, ठीक है, तो हम उसे आसानी से अलजेब्रा के रूल से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस क्वांटिटी को जो उसमें सिर्फ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तभी होगा जब हमको उसकी फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो, न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो। ठीक है, साथ में उसका डायरेक्शन इन स्पेस, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में वो वर्क हो रहा है, किस डायरेक्शन में है वो क्वांटिटी वर्क हो रही है, कर रही है, किस डायरेक्शन में क्वांटिटी वर्क कर रही है, उसका पता होना जरूरी है। ठीक, तो ये है किसी भी क्वांटिटी का एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। किसी क्वांटिटी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता चाहिए और साथ साथ वो किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। ठीक, तो वो क्वांटिटी जो इनके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है, वो वेक्टर्स कहलाते हैं। हालांकि उन्हें वेक्टर क्वांटिटी तब तक नहीं कहेंगे जब तक कि वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, अब ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। वेक्टर्स, मान लीजिए कि अगर हमको वैसे की वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू स्पीड भी है। ठीक है, मान लिया 5 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक, तो ये किसी भी सब्सटेंस की वेलोसिटी है। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और टूवर्ड्स नॉर्थ क्या है, उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक, तो वेलोसिटी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी इससे पहले मैं कह चुका है, वो होगा जो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। अब सपोज किसी भी वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है। मान लीजिए कि वेलोसिटी v होती है। ठीक, तो v अगर ये वेक्टर को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर में एक एरो सेंड करेंगे, एरो इस्तेमाल है। ठीक, ये एक एरो बनाए जाएंगे। इसमें जो ये फ्रंट एंड है, इसे फ्रंट एंड कहते हैं, इसे हम हेड कहते हैं। जो फ्रंट एंड है उसे हेड कहते हैं, और जो ये रियर एंड है इसको हम टेल कहते हैं। ठीक, किसी वेक्टर में जो एरो शो करते हैं, किसी वेक्टर को शो करने के लिए हमको एरो का यूज़ करना पड़ता है। एरो के फ्रंट एंड को हेड कहते हैं और रियर एंड को टेल कहते हैं। हम समझते हैं कि असल में वेक्टर्स होते कैसे हैं, मतलब कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन होगा कैसे। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन के बारे में समझते हैं। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक है, तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या होगा? ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन तब होगा जबकि कोई एक पर्टिकुलर वस्तु किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, या फिर वो पर्टिकुलर सब्सटेंस दो डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। ये कैसे होगा? और सपोज करिए कि एक ट्यूब है, एक हॉलो ट्यूब है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज करिए कि एक हॉलो ट्यूब है। ठीक, इसमें एक बॉल है,
ये जो है एक बॉल है, ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही है, ठीक। और ये ट्यूब है, ये भी किसी एक इस डायरेक्शन में जो किसी परपेंडिकुलर ही है, बॉल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोल कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे, अगर ये जो ट्यूब ट्रांसपेरेंट होगी तो आपको अगर बॉल का मोशन देखना होगा कि बॉल किस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो आपको दिखेगा कि बॉल जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल, ठीक। तो अब हमें दिख रहा है, हमने पहले बॉल जो है ट्यूब में इस डायरेक्शन मूव कर रही है, हमने देखा कि बॉल इस डायरेक्शन मूव कर रही है और जो ट्यूब जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और अब जब अगर ये ट्यूब ट्रांसपेरेंट होगा तो आपको लगेगा कि जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। अब हमको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, लेकिन ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगुलर एडिशन लगाना पड़ेगा, ठीक। मतलब कि इन दोनों का सम ऑफ टू वेलोसिटी, जो कि ये रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का सम को ही रिजल्टेंट करेंगे। और इसको फाइंड करने के लिए मतलब कि अगर सपोज करिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो वेक्टर ए सी, क्योंकि ये डायरेक्शन दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर ए सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, ठीक। तो ये ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन है, तो ये हो गया ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। अब हम पैसा वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन है उसको पढ़ेंगे। अब एग्जैक्टली वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है कि वो क्वांटिटी दैट फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ डायरेक्शन हो, ये दोनों दोनों जरूरी है। और साथ साथ वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करें। इसको उस क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, साथ साथ उसका डायरेक्शन भी हो, और वो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल में फोर्स हो गया, फिर इसके बाद लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, etc। अब अगर किसी क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी बस मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो ना करे तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते हैं। एग्जांपल में देखिए आप इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। वेक्टर ऑफ एडिशन ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट में पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। तो हमने वेक्टर्स की डिफिनेशन पढ़ ली। हम पढ़ेंगे सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब कि कोई दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? कोई दो वेक्टर्स तब इक्वल होंगे जबकि उनके पास सेम मैग्नीट्यूड हो, ठीक, और उनका जो डायरेक्शन हो वो भी सेम हो, डायरेक्शन आर सेम। कोई वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे, कोई भी वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे, कोई भी वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे जो उनका सेम मैग्नीट्यूड होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा, ठीक, तभी वो वेक्टर्स इक्वल होंगे, ठीक। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स क्या है? आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के एडिशन में पढ़ते हैं कि एडिशन किसी वेक्टर का हम करते कैसे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर हमने ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन पहले पढ़ लिया है। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन क्या होगा? मतलब कि अगर सपोज करिए कि ये वेक्टर ए है, ठीक, इसका इधर, ठीक, और ये वेक्टर भी है,
वेक्टर बी। ठीक, तो हम वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से ऐड करेंगे। ठीक, और उसके बाद वेक्टर ए के टेल को वेक्टर बी के हेड से ऐड करेंगे और उसको हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, हमने वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल से ऐड कर दिया। ठीक, और उसके बाद जो लाइन जो डायरेक्शन वेक्टर ए के टेल से वेक्टर ए के हेड को टच करेगी वही होगी ए प्लस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट। इसको हम वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर एक दूसरा वाला होता है, मतलब ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन भी होता है और एक होता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन होता है। अब हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन को समझते हैं। ये जो रूल होता है ये बड़ा मेरे को तो ये बहुत ईजी लगता है। मेरे को पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन बहुत ईजी लगता है किसमें, क्योंकि हम इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम समझते हैं होता क्या है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के टेल को एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर देंगे। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। ठीक, हमने दोनों के टेल कोइंसाइड कर लिया। सपोज करिए कि ये दोनों एक दूसरे के बीच में थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की साइड्स को एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड मान के एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, जो कि जैसे कि कुछ इस तरह होगा। ठीक, तो मैं एक पैरेललोग्राम फाइंड कर लिया। ये मान लीजिए ए है, बी सी एंड डी। ठीक, ए बी सी डी, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो जो ए डी पैरेलल टू बी सी और इसका एंगल भी इक्वल है, तो बी सी भी वेक्टर बी हो जाएगा। ए डी बराबर वेक्टर बी है तो बी सी बराबर वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक, अब हम इस ए बी की जो ए बी लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे अप टू ई तक इसको एक्सटेंड करेंगे और हम सी से एक लाइन परपेंडिकुलरली ए पे ड्रॉ करेंगे। एक सी एफ लाइन हमने ए पे परपेंडिकुलरली फ्रॉम पॉइंट सी से ड्रॉ की। ठीक है, हालांकि ए डी और ए सी सिमिलर है तो एंगल सी बी एफ एंगल ए डी बी के इक्वल होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट होगा इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। ठीक, अब सपोज करिए कि जो रिजल्टेंट है ये ए बी के साथ एक एंगल बना रहे, हम डिनोट करेंगे अल्फा से। रिजल्टेंट ए सी ने ए बी के साथ एक एंगल बनाया जिसको कि हमने डिनोट किया अल्फा से। अब अगर हम कंसीडर करें ट्रायंगल ए सी एफ, इन ट्रायंगल ए सी एफ ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा। ठीक, तो अगर हम इन ट्रायंगल ए सी एफ में क्या होगा, ए सी हाइपोटेनस है, ए एफ जो है वो बेस है और सी एफ परपेंडिकुलर है। तो हमारे को क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक, तो ए एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए बी प्लस बी एफ स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ का होल स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। तो अब हमें क्या मिला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी एफ होल स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी बराबर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है। पहले बता दे रहा हूँ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है
और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी बी है, ठीक। तब ए बी बराबर ए हो जाएगा, लेकिन अब हमें बी एफ और सी एफ को फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम इन ट्रेंगल सी बी एफ इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रेंगल सी बी एफ, तो सी बी एफ में साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू सी एफ अपान बी सी। तो हो जाएगा सी एफ अपान बी सी इक्वल टू वेक्टर बी है, तो बी, तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा, ठीक है। और ये सिमिलरली यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है बी एफ अपान बी सी, ठीक। तो फिर बी एफ इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा। तब हम सी एफ और बी एफ दोनों की इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम पाएंगे क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, ठीक, प्लस बी एफ इक्वल टू बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, प्लस सी एफ इक्वल टू बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, हमने दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि हम पहले से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हमें फाइनली मिलेगा क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक। इस तरह हमने ए सी रिजल्टेंट को फाइंड कर लिया, रिजल्टेंट ए सी को फाइंड कर लिया। अभी डायरेक्ट फार्मूला मिल गया आपको, आप इस फार्मूले में वेक्टर ए वेक्टर बी की जो वैल्यू होंगी उनको पुट करके उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक। और इस रिजल्टेंट का जो वेक्टर ए है तो एंगल है वो अल्फ़ा है, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा सी एफ वन ए एफ इक्वल टू बी साइन थीटा वन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसे हमने पढ़ लिया एडिशन ऑफ वेक्टर। हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर। जब हम किसी वेक्टर में किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए नंबर। जब हमने किसी भी वेक्टर में किसी एक नंबर पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक। सपोज करिए कि एक वेक्टर ए है, ठीक। इसमें हमने एक नंबर के इस्तेमाल से मल्टीप्लिकेशन कर दिया। हम जिस नंबर को इस्तेमाल के डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने वेक्टर ए में इस वेक्टर के एक इस्तेमाल का डिनोट कर दिया। तो अगर इसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम तो के ऑफ वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और इसमें हमने के से मल्टीप्लाई किया है, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, के ए
हालांकि जो नंबर है, नंबर से वेक्टर ए के अगर वेक्टर ए में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिंपली वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, इसमें कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अगर वेक्टर बी बराबर के वेक्टर ए है, ठीक, वेक्टर बी बराबर के वेक्टर ए है, तो यहाँ पे के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करेगा। अगर के पॉजिटिव होगा तो वेक्टर ए का डायरेक्शन सेम होगा एच बी, ठीक। अगर के नेगेटिव होगा तो वेक्टर ए का डायरेक्शन वेक्टर बी के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा किसी भी नंबर का क्या वेक्टर मल्टीप्लाई करने पर, किसी भी नंबर को वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन चेंज तभी होगा जब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, जब, ठीक है। अगर पॉजिटिव हुई तो सेम डायरेक्शन है और नेगेटिव हुई तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक। सपोज करिए कि वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर यू एक यूनिट वेक्टर है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए वेक्टर यू, मतलब कि अगर किसी भी वेक्टर में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस वेक्टर की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। अब सब्ट्रैक्शन वेक्टर हमने तो एडिशन पढ़ लिया, एडिशन के लॉ पढ़ लिए। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, मतलब कि हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसका बहुत कोई डिफ़िकल्ट फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़े चेंजेज हैं। अगर हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को ये भी तो लिख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक। अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, ठीक। तो हमें वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, वेक्टर बी को अपोजिट डायरेक्शन में लिख देंगे नीचे में रूप में, ये इक्वल टू वेक्टर माइनस बी हो गया। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी इक्वल टू इसका ये रिजल्टेंट। आप ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगाएं या फिर पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन लगाएं, किसी भी रूल से ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। ये सिंपल होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का रिजोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि वेक्टर्स को हम उनके कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, साथ साथ उनके यूनिट वेक्टर्स का यूज़ करके, ठीक। सपोज करिए कि यहाँ पे आप फिगर से समझाता हूँ। ये ऑरिजिन है ओ, ये एक एक्स वाई प्लेन है और ओ ए वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक। हम ओ ए से ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक। और हम ओ ए से एक्स एक्सिस पे एक बार परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक। ये हो गया ए बी और सिमिलरली हम ओ ए से वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो हो जाएगा ए सी, ठीक। अब वेक्टर ए से सपोज करिए कि जो वेक्टर ए है वो एक्स के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फ़ा और वाई के साथ एक एंगल बना रहा है बीटा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ओ बी और ओ सी के दो वेक्टर्स मान लें तो वेक्टर ओ ए बराबर होगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी, मतलब ओ ए जो है इन दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा, मतलब वेक्टर ओ ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी। अब इस फिगर से हम वेक्टर ओ बी फाइंड कर सकते हैं, मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी। अब ओ बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ओ बी बराबर हो जाएगा ए कॉस अल्फ़ा, ओ बी बराबर ए कॉस अल्फ़ा, इसमें हम, ठीक। सिमिलरली वेक्टर ओ सी बराबर हो जाएगा ए
कॉस बीटा। ठीक, आप सपोज करिए कि अगर ओ बी के अलॉन्ग आई एक यूनिट वेक्टर है और जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स एक्सिस या फिर ओ बी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है वेक्टर आई, और वाई एक्सिस या फिर ओ सी के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है वेक्टर जे। ठीक, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ बी इक्वल टू ए प्लस कॉस अल्फा वेक्टर आई एंड ओ सी इक्वल टू ए कॉस बीटा वेक्टर जे। ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस अल्फा वेक्टर आई, ओ सी इक्वल टू ए कॉस बीटा वेक्टर जे। ठीक, तो ओ ए इक्वल टू हो गया ए कॉस अल्फा वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा वेक्टर जे, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू हो गया ए कॉस अल्फा वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा वेक्टर जे। ठीक, सपोज करिए कि अगर जेड एक्सिस भी होता है तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम यूनिट वेक्टर मान लेते हैं वेक्टर के, तो हमारा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वेक्टर ए इक्वल टू हो जाता है ए कॉस अल्फा वेक्टर आई प्लस ए कॉस बीटा वेक्टर जे, और जो वेक्टर वेक्टर ए है वो जेड के साथ एंगल बना रहा है गामा, तो उसका जो थर्ड कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए कॉस गामा यूनिट वेक्टर के। तो ये हो गया वेक्टर ए का उसके एक्सिस के रूप में रिजोल्यूशन, उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में ये लिख दिया। ठीक, ए कॉस अल्फा क्या है, और वेक्टर ए का कंपोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ए कॉस बीटा क्या है, वो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वाई एक्सिस, कंपोनेंट ए कॉस गामा कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो हम किसी वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, ये उनका उसका रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब हमें रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट से। तो अब हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सपोज करिए टू वेक्टर्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, तीन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे हम, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में जब हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो उनके बीच में डॉट लगेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक, यहाँ पे जो डॉट है इन दोनों का प्रोडक्ट शो कर रहा है। ठीक, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। यहाँ पे ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड्स हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक, और जो कॉस थीटा है उन दोनों के बीच के एंगल्स हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। ये सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट है, ये कम्यूटेटिव भी होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं। डॉट प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। मतलब कि कम्यूटेटिव क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, ये कम्यूटेटिव ला हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव ला क्या होगा, वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव ला हो गया। ठीक, हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे कंपोनेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग में, मतलब कंपोनेंट के अलॉन्ग डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं डॉट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट के टर्म्स में डॉट प्रोडक्ट से करेंगे। सपोज करिए कि ये वेक्टर ए है। ठीक, इसको इस कंपोनेंट फॉर्म लिख दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो हमने वेक्टर ए को उसी कंपोनेंट के फॉर्म्स में लिख दिया। ए कैप ने
यहाँ पे कैप्स नहीं वेक्टर्स होंगे। ठीक, तो ये वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स वेक्टर आई प्लस बी वाई वेक्टर जे प्लस बी जेड वेक्टर के। ठीक, अब हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को फाइंड करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, ए एक्स वेक्टर आई प्लस ए वाई वेक्टर जे प्लस ए जेड वेक्टर के इन प्रोडक्ट बी एक्स वेक्टर आई प्लस बी वाई वेक्टर जे प्लस बी जेड वेक्टर के। ठीक, अब इसे हम अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वैसे से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक, यहाँ कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या हैं कि वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू 1 होगा, वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे इक्वल टू होगा वेक्टर के डॉट वेक्टर के इक्वल टू 1। ठीक, और आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हम ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप से करें तो उसके लिए क्या आएगी, ए एक्स बी एक्स आएगी और बाकी सब के साथ आएगा 0। सिमिलरली ए वाई का बी एक्स और बी जेड के साथ 0 आएगा और बी वाई जेड कैप के साथ ए वाई बी वाई आएगा। ठीक है, और जब हम ए जेड का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, ए जेड बी एक्स के साथ और बी वाई के साथ 0 आएगा, लेकिन ए जेड बी जेड के साथ आएगा ए जेड बी जेड। ठीक है, तो इन लॉ को ध्यान रखते हुए हम इसका डिवीजन निकालेंगे और हमें मिलेगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट हो गया इन कंप्लीट फॉर्म। और वेक्टर आई वेक्टर जे एंड वेक्टर के आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं और इसी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल रूप से ये जो फॉर्मूला है ये क्रिएट हुआ है। ठीक, हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स या फिर इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तीन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मूला होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक, जो थीटा जो वो स्मॉलर एंगल होगा। स्मॉल एंगल मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स मिल रहे हैं, वेक्टर बी वेक्टर ए, तो इनमें एक एंगल होगा जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और दूसरा एंगल होगा जो कि 180 डिग्री से कम होगा। जो स्मॉलर वाला एंगल होगा उसको हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू कंसीडर करेंगे। मतलब इस फिगर में जो ये एंगल है इसको हम थीटा कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो ये एंगल है इस एंगल से छोटा है, स्मॉलर है। ठीक, तो हमने यहाँ पे थीटा को इस एंगल कंसीडर कर लेंगे। तो हमको फॉर्मूला क्या मिला है डॉट प्रोडक्ट का, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक, और जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो इन दोनों का एक जो वेक्टर ए का वेक्टर बी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, अब इस हमको किसी वेक्टर ए का वेक्टर बी को फाइंड करने के लिए
हमें एक रूल लगाना पड़ेगा, इसे कहेंगे ना, जिसका नाम होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम किसी भी दो वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर ए है, ठीक, और ये एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करना है, ठीक। तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें ए पे, अगर हमने अपना राइट हैंड का जो पाम थंब फिंगर्स हैं वो वेक्टर ए के अलावा रखेंगे और इसको हम टर्न करेंगे। जब इसको हम टर्न करेंगे तो बी के अलावा मूव हो रहा है, वेक्टर ए के अलावा हमने अपने फिंगर्स रखा, इसको टर्न किया तो बी के अलावा मूव हुआ, ठीक। और जो ये थंब है ये ऊपर की तरफ, ये वेक्टर ए का वेक्टर बी का परपेंडिकुलर डायरेक्शन थंब की तरफ ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब कि ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये थंब है, ये वेक्टर ए क्रॉस ये वेक्टर बी हो गया, ठीक। वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। अगर यही हम वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए निकालते हैं तो हम बी को यहाँ से लेते हैं, मतलब ये सपोज यहाँ पे बी होता है, ये ए होता है, तो जो डायरेक्शन होता है थंब का वो नीचे की तरफ होता है, थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, ठीक। जब हम बी क्रॉस ए लेंगे तो डायरेक्शन माइनस जाएगा, और जब ए क्रॉस बी लेंगे डायरेक्शन ऊपर हो गया, ठीक है। तो हमको एक और बार फाइंड क्या पता चला कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक। उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का प्रयोग यूज करेंगे, ठीक। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो तो करते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने पहले दिखा दिया कि वेक्टर क्रॉस वेक्टर बी कम्युनिकेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन हालांकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी इक्वल टू होगा बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, हालांकि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल क्रॉस वेक्टर सी। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट फॉलो करता है। हम एक राइट हैंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है कि जैसे कि जो एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट जो है यूनिट कंपोनेंट, जो एक्सिस के अलावा कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। इसकी इससे छोड़िए आप, वेक्टर आई हुआ, वेक्टर जे हुआ, वेक्टर के हुआ, तो ये राइट हैंडेड सिस्टम है। राइट हैंड सिस्टम क्या होगा कि अगर हम वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा वेक्टर के आएगा, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वेक्टर आई आएगी, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी वो जेड आएगी, मतलब कि ये राइट हैंडेड, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड में मूव करते हुए जो वैल्यू आएगी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसको इक्वल होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको इक्वल होगा, और इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इसको इक्वल होगा। अगर हमने जे क्रॉस आई किया इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, के क्रॉस आई किया इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, नहीं सॉरी जे क्रॉस आई किया इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्रॉस आई जे किया और इसको हम क्लॉक वाइज करें, मतलब डायरेक्शन मूव करें तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। तो राइट हैंड सिस्टम क्या कहता है, राइट हैंड सिस्टम ये कहता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर जे इक्वल टू होगा वेक्टर के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के इक्वल टू होगा वेक्टर आई, और वेक्टर के क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू होगा वेक्टर
जे। ठीक, अगर हमने इसको एक्सचेंज किया मतलब कि वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई किया है तो इसकी वैल्यू जाएगी माइनस ऑफ वेक्टर की हो जाएगी। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे किया तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर आई हो जाएगी। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के किया तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ वेक्टर जे हो जाएगी। ठीक, और एडिशनल सिस्टम ये भी कहता है कि वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई इक्वल टू वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू 0।